आइए हम आपको लेकर चलते हैं संभल के असमोली विधानसभा बत्ती क्षेत्र में, जहां हमारी टीम ने सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक नेता फिरोज खान हिंदुस्तानी से विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर विशेष वार्ता की। इस विशेष साक्षात्कार में फिरोज खान हिंदुस्तानी ने कहा कि राजनीति में आने का उनका मुख्य उद्देश्य दबे कुचले, शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक और सभी पीड़ित वर्गों की आवाज़ को उठाना है तथा उनके अधिकारों के लिए उन्हें भरपूर संघर्ष करना है। बातचीत के दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती को नेता बताते हुए कहा कि वह उनके विचारों का सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी के उच्च स्थानीय पदाधिकारियों और संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ज़मीनी मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाया जाता और नेतृत्व तक वास्तविक स्थिति नहीं पहुंच पाती। फिरोज खान हिंदुस्तानी ने उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान मूल और राष्ट्रीय मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। इसी दौरान उन्होंने असमोली विधानसभा 32 की वर्तमान विधायक पिंकी यादव पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार विधायक क्षेत्र के विकास, शिक्षा और कलम की दुश्मन है। फिरोज खान हिंदुस्तानी ने दावा किया कि ग्राम पंचायत असगरीपुर में बहुजन समाज पार्टी शासनकाल के दौरान स्थापित पॉलिटेक्निक संस्थान को बाद के वर्षों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की सत्ता परिवर्तन रैली का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद लगातार जनसंपर्क और रैलियां करना उनके संघर्षशील नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए व्यापक राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता है। फिरोज खान हिंदुस्तानी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी अपनी राजनीतिक राय व्यक्त की और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आखिर किन मुद्दों पर फिरोज खान हिंदुस्तानी ने सरकार, विपक्ष और विभिन्न राजनीतिक दलों को घेरा और क्या है उनकी आगे की राजनीति, आइए करते हैं उनके साक्षात्कार की वार्ता। आइए दिखाते हैं रोहित कुमार के साथ अफजाल हुसैन की इस वार्ता रूपी रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज। परिपाटी न्यूज में आपका स्वागत। मैं जिला ब्यूरो चीफ अफजाल हुसैन, जिला संभल। और आज हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता नेता फिरोज खान हिंदुस्तानी। आज उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेताजी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका सहृदय आभार आपका, आपके चैनल का, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। तो आपसे पहला सवाल मेरा ये नेताजी कि आप कब से राजनीति कर रहे हो और राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? मैं बहुत लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हूँ। राजनीति में मेरा आने का जो उद्देश्य है वो दबे कुचले, शोषितों, वंचितों की, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों और सर्व समाज की आवाज को उठाना, जो पीड़ित है उनके लिए न्याय के लिए संघर्ष करना, उनको न्याय दिलाना मेरा मकसद है। ना कि मेरा मकसद ये है कि मैं राजनीति में चोरी, बेईमानी, दलाली, ठेकेदारी के लिए नहीं आया हूं। हर पीड़ित की आवाज को हर स्तर पर उठाने का काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी खामियाजा क्यों ना भुगतना पड़े। अच्छा सर, आपसे एक सवाल और है हमारा। आप पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, अब बहुजन समाज पार्टी को अचानक छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में आए। आपने क्या बहुजन समाज पार्टी में खामियां देखी और आज़ाद समाज पार्टी में क्या अच्छाइयां देखी? जो बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपने सही सवाल किया। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती, हम उनको नेता मानते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहन जी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी नेता है। लेकिन उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनके जो जिलाध्यक्ष हैं, वो हर वक्त पैसा कमाने में लगे रहते हैं। हर वक्त चाहे वो जिला पंचायत का समर्थन हो, उस पर टिकट के नाम पर, बेचने के नाम पर लगे रहते हैं, विधानसभा के टिकटों के बेचने के नाम पर लगे रहते हैं। और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं,
जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जो प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उस पर बहुजन समाज पार्टी का ना तो जिला स्तर का कोई संगठन बोलता है, ना प्रदेश स्तर का और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात होती है किसी भी पीड़ित की मदद की। उनका उद्देश्य केवल बहन जी को गुमराह करना है, बहन जी को झूठी रिपोर्ट प्रेषित करनी है। उसका एक सबसे बड़ा कारण, मैं सबसे प्रमुख चीज बता देना चाहता हूं। संभल में 24 नवंबर को जो दंगा हुआ, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा था, जिसमें हमारे मासूम बच्चे, हमारे नौजवान का कत्लेआम हुआ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की, बदकिस्मती की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहा था, लेकिन इनके कोऑर्डिनेटरों ने, इनके जिला और प्रदेश नेतृत्व ने बहन कुमारी मायावती जी को गुमराह किया, उनको गलत सूचना प्रेषित की। उन्होंने बहन जी को बताया कि संभल का दंगा दो जातियों के वर्चस्व की लड़ाई थी, पठानों की और तुर्कों की, और ये कहकर करोड़ों मुसलमानों की और करोड़ों हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुत कम परसेंट के लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उनका दिल दुखा। बहन जी को चाहिए था कि वो हमारे जख्मों पे मरहम लगाती, लेकिन बहन जी का यह बयान कि उत्तर प्रदेश का दंगा दो समुदायों की वर्चस्व की लड़ाई थी, उससे गहरा आघात पहुंचा हम लोगों को, हमारा बड़ा दिल दुखा। एक बात और बता देना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये सांप्रदायिक पार्टी की हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, वो घातक राजनीति कर रही है। तमाम मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, यहां तक के इमाम बाड़ों को टारगेट किया जा रहा है, कब्रिस्तानों को टारगेट किया जा रहा है। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर आप बता दीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तर का पदाधिकारी हो, प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हो, किसी ने कोई बात की हो जाके, तो बताओ हम कैसे इस पार्टी में को स्वीकार करते, क्योंकि हमारी आत्मा पर बुलडोजर चल रहा है, हमारी रूह पर बुलडोजर चल रहा है। हमारे लिए सबसे पहले हमारे धार्मिक स्थल है। मैं किसी मंदिर का भी विरोधी नहीं हूं, मैं जितना प्यार मस्जिद से करता हूं, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं मंदिर से भी करता हूं। मेरे लिए तो सबके सब चीज बराबर है। और इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और हम इसकी शिकायत करते तो कहां करते, सरकार भी तुम्हारी है, हाकिम भी तुम्हारा है। ये हालात आज उत्तर प्रदेश के हैं, हम बोल नहीं सकते। अगर सच बात कहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदमे लगा देती है। बताएं आप, एक तरफ तो तुम हमारे खून पसीने से कमाई से बनाई हुई मस्जिदों को ये कहकर बिल्डोज कर रहे हो, उनको ध्वस्तीकरण कर रहे हो कि ये मस्जिदें ग्राम समाज की जमीनों में है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप सरकारी जमीनों में सरकारी पैसे से मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं। हमें कोई इसका ऐतराज भी नहीं है, ना ही हमें कोई शिकायत है कि आप सरकारी पैसे से मंदिरों का निर्माण सरकारी जमीन में कराएं। हम पे कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार तुम्हारी है, सरकारी जमीनें तुम्हारी हैं, उस पर कराओ। लेकिन मस्जिदों को सरकारी जमीन पर अवैध बना बताकर उनको शहीद करना, आजाद समाज पार्टी अब हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगी। कहीं भी किसी मस्जिद के खिलाफ बिल्डोजर कार्रवाई होगी, आजाद समाज पार्टी उस कार्रवाई का विरोध संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लेके जिला स्तर से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम करेगी। अभी जो कसेरुआ की मस्जिद इन लोगों ने शहीद की है, उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं आपको। कसेरुआ की मस्जिद गाटा संख्या 409 में है। मस्जिद और कब्रिस्तान दोनों वक्फ बोर्ड में दर्ज है, मस्जिद और कब्रिस्तान। और 1984 में राज्य सरकार ने जो सर्वे कराया था, उस सर्वे के अनुसार कसेरुआ की मस्जिद है, उस सर्वे में मस्जिद बताई गई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो चीज वक्फ बोर्ड में दर्ज है,
उसको सुनने का अधिकार ना तहसीलदार साहब को है और ना ही आदरणीय जिलाधिकारी जी को है। उसका जो निर्णय होगा वो वक्फ बोर्ड से होगा, ना कि ये निर्णय करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या जल्दबाजी थी संभल के प्रशासन को, संभल के तहसीलदार साहब को। उन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मस्जिद के ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए और आनन फानन में ही मस्जिद को शहीद करने का उन्होंने काम कर दिया। एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं, उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा मीडिया चला रहा है कि उसमें आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई। अरे वो जो झंडा है जिसमें चांद तारा बना हुआ है, वो हिंदुस्तान की आजादी से पहले से उसको मुसलमान इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान तो 1947 में बना है, तो उसको पाकिस्तानी झंडा बताना ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनको ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले एक थे। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, उससे पहले वो झंडा जो था, जो बारे वफात आती है तो उसकी झालर की एक झंडी है, वो उस पे चांद तारे का निशान है। आप अक्सर देख लीजिएगा जब भी कोई धार्मिक आयोजन। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो सब प्रोपेगेंडा हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जो सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की आवाम का जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपको जो जितना नुकसान इस देश को है उससे कहीं बड़ा नुकसान यहाँ के हिंदू भाइयों को है हमारे, क्योंकि 105 को जो पेट्रोल है वो 85% हिंदू भी लेते हैं। हमारी संख्या कितनी है? हम 15% हैं। 85% हिंदू 105 को पेट्रोल लेते हैं। 85% हिंदू 1100 रुपए का गैस सिलेंडर लेते हैं। 85% हिंदू जब उनकी नौकरियां होती थी, मुसलमान को कुछ नहीं हुआ सरकार में। मुसलमान को ये कहते हैं मुसलमान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके, ये मुसलमान का, क्योंकि मुसलमान की कभी नौकरी नहीं थी, मुसलमान कभी सरकारी नौकरियों में था ही नहीं। नौकरियां जितनी भी थी हमारे हिंदू भाइयों की थी और उनकी नौकरियां खत्म कर दी। और मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं आपके पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो हमारे टॉपर बच्चे हुआ करते थे, आज उनको ये 6,000 और 8,000 रुपए दे रहे हैं। शिक्षा के जो मंदिर है उनको बंद कर दिया जाता है और जो शराब के ठेके हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, उनका आधुनिकीकरण कर दिया जाता है। ये जो सरकार चल रही है वर्तमान में, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, ना वो गंगा माता की सरकार है, ना ये गौ माता की सरकार है, ना ये भारत माता की सरकार है, और ना ही इन्हें किसी चीज का सरोकार है। इन्हें किसी चीज से प्यार नहीं है। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए अगर कोई चीज है तो केवल कुर्सी कुर्सी कुर्सी, और कुर्सी के लिए इन्हें कुछ भी करने में जरा भी संकोच नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। तो आप जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इनके आप विकास कार्यों को लेकर के खुश नहीं है? कहां विकास हुआ? उत्तर प्रदेश के विकास का सारा पैसा, इसमें पहली सरकार थी, उसने उत्तर प्रदेश का विकास के पैसे को कब्रिस्तानों में लगाने का काम किया। सारे का सारा पैसा अरे जिंदा लोगों पर लगाओ ना। इस पैसे का उपयोग जिंदा लोगों पर करती उत्तर प्रदेश की तत्कालीन प्रधान सरकार, और अब वर्तमान सरकार भी उसी पैटर्न पर चलने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार भी उत्तर प्रदेश के विकास के पैसे को मंदिरों के नाम पर खर्च कर रही है। अरे भाई, मंदिर तो बन ही जाएंगे, लेकिन जो शिक्षा के मंदिर आपने बंद कर दिए, जो रोज पेपर लीक होता है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इस सरकार में देख लीजिएगा कितने पेपर लीक हुए हैं। पहले गरीब को लगता था कि उसका बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, और आज हालात ये है कि गरीब के बच्चे से अब इन्होंने कलम छीनने का काम कर लिया, उसकी तरक्की, उसकी खुशहाली छीनने का काम कर लिया। सारे के सारे पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं। अब पढ़ाई करना कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, गुरु जंगमेश्वर यूनिवर्सिटी है, उसका रिजल्ट पता है क्या रहा है? जानकारी है आपको?
5 या 7 हजार बच्चे पास हुए हैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों में। और ये मैं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ये देश को ले जाना कहां चाहते हैं? ये शिक्षा के इतने बड़े दुश्मन है क्यों? ये कलम के दुश्मन है क्यों? ये हमारे बच्चों को कलम देना क्यों नहीं चाहते? बताइएगा आप। कितने अस्पताल है, जरूरत जो है यहां पर दंगे की जरूरत नहीं है, यहां नफरत की जरूरत नहीं है। यहां मैं एक शेर कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, एक शेर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। न मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूखे पेट निवालों को जानते हैं। पहले हमारे बच्चों को हमारे खाने का दो। आप देख लीजिएगा, आज तक किसी सरकार ने, अंग्रेजों ने भी खाने पर जीएसटी नहीं लगाई, अंग्रेजों ने भी शिक्षा पर जीएसटी नहीं लगाई। ये सरकार तो अंग्रेजों से भी गई गुजरी है। इन्होंने खाने की चीजों पर जीएसटी लगा दी, इन्होंने शिक्षा की चीजों पर जीएसटी लगा दी। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जमीनी स्तर पर हमारे नेता परम श्रद्धेय चंद्रशेखर आजाद इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता से वर्तमान की जो सांप्रदायिक सरकार है, जो घातक राजनीति कर रही है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा पर निकले हैं। और जब ये यात्रा पूरे प्रदेश में मुकम्मल हो जाएगी तो आप इसका इफेक्ट देखना। ये उत्तर प्रदेश की सरकार 2027 में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इसको सत्ता से बेदखल करेगी और यहां पर संविधान की सरकार आएगी, यहां पर लोकतंत्र होगा, यहां न्याय का राज होगा, यहां कानून का राज होगा। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबको न्याय मिलेगा, समानता होगी। हम भी तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हम जानना चाहते हैं हमें दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों बताया जाता है। अभी दवोई कला में हमारी बेटी, हमारी बहन 11 साल 10 महीने 17 दिन की बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई और आनन फानन में असमोली पुलिस ने उस रेपिस्ट को गाड़ी से ससम्मान जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो बहन बेटी की तरफ गलत निगाह रखेगा अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपका यह कैसा कानून है कि आपके कानून के अनुसार मुसलमान होने पर यमराज इंतजार करेंगे या सारे के सारे लोगों का इंतजार करेंगे? अगर यमराज सारे लोगों का इंतजार करते तो उस रेपिस्ट का इनकाउंटर होना चाहिए था, ऑन स्पॉट इनकाउंटर होना चाहिए था, उसके घर पर बिल्डोजर की कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः कहना चाहूंगा कि बहन बेटियों के सम्मान में अपराधी जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई ना हो। अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। उसको अपराध की जब सजा मिलेगी तो कोई माई का लाल हमारी किसी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह रखने की दुस्साहस नहीं करेगा। उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए था, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी और हम इसकी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी से और संभल के कप्तान साहब से पुनः निवेदन करते हैं कि उस रेपिस्ट का इनकाउंटर हो, उसके घर पर बुलडोजर चले, उस बेटी को न्याय मिले, उस बेटी को जो सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। ये मेरा कहना है। आपसे एक सवाल और है सर, आपने एक असमोली के ग्राम पंचायत असगरीपुर में एक स्कूल है पॉलिटेक्निक, उस स्कूल के बारे में आपने आवाज उठाई थी और आपने आवाज के साथ साथ जो मौजूदा विधानसभा असमोली से पिंकी यादव हैं उनके खिलाफ आपने एक बयान दिया था कि यह हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, कलम की दुश्मन है, शिक्षा की दुश्मन है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? पिंकी यादव जिला संभल के विकास की दुश्मन है, पिंकी यादव कलम की दुश्मन है और संभल की तबाही बर्बादी की, संभल जिले की तबाही बर्बादी की असल वारिस है पिंकी यादव। मैंने कोई गलत आवाज नहीं उठाई। वो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज वर्ष 2011-12 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बना था और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई
तो 2012 से 17 तक किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अल्पसंख्यक कोटे से वो स्कूल बना था। और पिंकी यादव को ने जब उस ठेकेदार से दलाली मांगी, स्वर्गीय बिशनलाल जी, मोहतरमा के पिताश्री स्वर्गीय बृजेंद्र पाल सिंह उस स्कूल पे 55 साल से कब्जा किए हुए हैं। मोहतरमा का पूरा खानदान उसका प्रबंधक रहा है। वर्तमान में मोहतरमा भी उस विद्यालय के प्रबंधक है। आप बताइएगा बिल्कुल ईमानदारी से, ईश्वर को साक्षी मान के बताइएगा, और वो मोहतरमा भी ईश्वर को साक्षी मानकर बताएं कि अगर वो कलम की दुश्मन नहीं होती तो क्या वहां इंटर कॉलेज होता? और इंटर कॉलेज नहीं चाहती तो यूनिवर्सिटी बनवा सकती थी, लेकिन इनको पीजी कॉलेज बनवाना चाहिए था। क्यों नहीं बनवाया? आप लोग बताएं ना। 101 बीघे जमीन होने के बावजूद इन्होंने उस जगह पर, वो जूनियर का जूनियर है, टॉयलेट भी नहीं थे। जब मैंने उसकी आवाज उठाई तो उस पे अब टॉयलेट बनने शुरू हुए हैं, और इन्होंने अपने निकटतम रिश्तेदारों को, बिना पढ़े लिखे रिश्तेदारों को, उनके फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर उनको नौकरी दे रखी है। हमारे क्षेत्र के युवक बच्चे, उनके पीठ में इन्होंने छोड़ा ठोककर अपने अशिक्षित अयोग्य बच्चों को इन्होंने उसमें नौकरी दी है। और वो जो समिति है, जबकि एक ये होना होता है कि समिति के जो लोग हैं उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। उस समिति में लोकल का कोई आदमी नहीं है। उस समिति में फिरोजाबाद से लेके लखनऊ तक के लोग हैं। तो ये कलम की दुश्मन, श्योर कलम की दुश्मन है, ये विकास की दुश्मन है। इनके बाबा दादा से लेकर इन तक इन्होंने कभी नहीं चाहा कि हमारे बच्चे पढ़े। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब आप बात कर ही रहे हैं तो दिल खोल कर बात करिएगा। एक जगह पड़ती है राजपुर प्रतापुर, चंदौसी विधानसभा के से लगा हुआ गांव है वो। मोहतरमा ने वहां कॉलेज बनवा दिया। इनकी सोच देखिएगा, इन्हें दलाली तो चाहिए स्कूल बनवाने में, कमीशन तो चाहिए, लेकिन उसका लाभ हमारे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, ये इनकी सोच रहती है। तो इन्होंने राजपुर प्रतापुर में बनवा दिया। चाहती तो ये अतरासी में बनवा सकती थी, चाहती तो ये दिलगोरा पस्तौरा में बनवा सकती थी, चाहती तो ये पमासा में बनवा सकती थी, चाहती तो ये टोड़ा कम्बो में बनवा सकती थी, चाहती तो सिंहपुर सानी में बनवा सकती थी, चाहती तो रुकमेन सराय में बनवा सकती थी, चाहती तो सलाहपुर कला में बनवा सकती थी, चाहती तो साकेत सोवापुर में बनवा सकती, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि इन्हें पता था अगर ये कॉलेज यहां बनेगा तो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे। एक कॉलेज जब इनकी सरकार थी तो मां श्री कैला देवी धाम के लिए आया, जबकि मां श्री कैला देवी धाम यादवों की और सर्व समाज के सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों की आस्था का केंद्र है और बहुत बड़ा एरिया है जिससे यादव तक में रहते हैं। तो इन्होंने सोचा अगर यहां बन गया तो यहां क्या यादव पड़ जाएंगे, अब इसका क्या करा जाए। तो इन्होंने उस कॉलेज की दलाली कमीशन लेने की वजह से उस कॉलेज को सारंगपुर में लास्ट में बनवा दिया असमोली के। इन्हें पता है वहां बन जाएगा, हमें दलाली मिल जाएगी और बच्चा हमारा एक पंथ दो काज हो जाएंगे, दलाली भी मिल जाएगी और कोई पढ़ने भी नहीं जाएगा। इन्होंने सारंगपुर में बनवा दिया। ये कटु सत्य है, ये कड़वी सच्चाई है। आप बता दीजिएगा, इनके बाबा श्री स्वर्गीय बिशनलाल जी कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका एक काम बता दीजिएगा, इनके पिताश्री का एक काम बता दीजिएगा, इनकी माताश्री का एक काम बता दीजिएगा, और खुद का मोहतरमा का संबल की तबाही बर्बादी की दुश्मन, हमारे बच्चों के, गरीब बच्चों के कलम की दुश्मन का एक काम बता दीजिएगा इन्होंने कौन सा काम किया हमारे क्षेत्र के लिए। अरे तुम विधायक चुनी गई असमोली से, जिला मुख्यालय की मांग कर रही हो आप बैजोई में। हमारी 3 न्याय पंचायतें नेकपुर, गुमसानी और मलहन, उनकी दूरी मुरादाबाद और अमरोहा से 10-10 किलोमीटर है और उनके लिए बैजोई 70 किलोमीटर पड़ता है। सवारी का कोई साधन नहीं है। तो इन्होंने केवल वोटों की वजह से उन न्याय पंचायतों को उनके समीपवर्ती जिलों में नहीं जोड़ने दिया। हम कहते हैं कि अब अगर आप उनको नहीं जोड़ने दे रही थी तो सवारी का इंतजाम करवा दो, असमोली को तहसील बनवा दो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार में रही चाहती तो असमोली तहसील बन जाती, इन्हें तो कुछ करना ही नहीं है। इनकी जो सियासत की बुनियाद है वो संबल की तबाही बर्बादी, हमारे बच्चों के कलम की दुश्मन, हमारे बच्चों के विकास की दुश्मन है। यही इनकी सियासत का आधार है। आपने जितने पिंकी यादव जी पर आरोप लगाए, जो सवाल खड़े किए, फिर भी उनका जनता के साथ इतना प्यार बना रहता है कि आने वाले टाइम में फिर दोबारा विधायक बन जाती है। हाँ, जनता के प्रति प्यार का। पिंकी यादव विकल्पहीनता से जीतती है। पिंकी यादव
दो पार्टियों का टिकट मैनेज करती हैं। 2022 में बहुजन समाज के मजबूत उम्मीदवार का टिकट कटवाया, अपना पैसा दिया और एक अशिक्षित, अयोग्य, जनाधारहीन व्यक्ति को टिकट दिला दिया। और जब टिकट में उसको मिल गया और एक मजबूत नेता का टिकट कट गया और दूसरी तरफ मैनेज हुआ, ये चाहती है कि इनके समुदाय का, इनके संप्रदाय का, इनकी जाति का आदमी दूसरी पार्टी से न लड़े, तो चुनाव से पहले ही इनके यहां लड्डू बच जाते हैं कि हम चुनाव जीत गए। मैंने तो देखा है ना इनका, मुझसे ज्यादा इन्हें कौन जानता है। पिंकी यादव को पिंकी सिंह बनाने वाला कौन था? वो मैं था। पिंकी यादव से पूछ लीजिएगा। पिंकी यादव को मैंने बोलना सिखाया, पिंकी यादव को मैंने आदाब करना सिखाया, पिंकी यादव को मैं स्पीच लिख के देता था, पिंकी यादव को मैं शेर लिख के देता था। आप उनसे पूछिएगा, वो ईश्वर को साक्षी मान के बताएं कि वो हमारा ही प्रोडक्ट थी पिंकी यादव। उनको जो प्लेटफॉर्म दिया वो हमने दिया, और उनके जीतने का मतलब ये लोकप्रियता नहीं है। वो लोकप्रिय न थी, न है, न कल थी, न आज है, न कल रहेंगी। उनको लोकप्रियता किस बेस पे लिखोगे आप? क्या उन्होंने हमारे बच्चों का कलम छीन लिया इसलिए वो लोकप्रियता है? क्या उन्होंने हमारे बच्चों को स्वास्थ्य से वंचित कर दिया, क्या इसलिए लोकप्रियता है? क्या उन्होंने हमारे बच्चों को अच्छी सड़कों से वंचित कर दिया, क्या इसलिए लोकप्रियता है? क्या हमारे बच्चों को वो गंदा दूषित पानी पिलाती है, क्या इसलिए लोकप्रिय है? वो हमें बिजली नहीं दे सकती, क्या इसलिए लोकप्रिय है? बताओ तो सही, उनकी लोकप्रियता तो बताओ। लोकप्रियता का मानक क्या है? लोकप्रियता कहते किसे हैं? बताइएगा आप। कोई ये बताए मेरे सामने आके बात करे। कुछ मानसिक रूप से अपाहिज, पैदाइशी गुलाम पिंकी यादव को अवश्य लोकप्रिय बताते हैं, क्योंकि उनके वो मानसिक रूप से अपाहिज है, पैदाइशी गुलामी उनके खून में भरी हुई है, उन्हें अच्छे और बुरे का बोध ही नहीं है। तो कुछ लोग तो बता सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कुछ मानसिक रूप से अपाहिज नहीं बताएंगे, कुछ पैदाइशी गुलाम नहीं बताएंगे, ये मैं नहीं कहता, लेकिन वो लोकप्रियता की श्रेणी में किसी भी कीमत पर नहीं आती। अब आपकी जो पार्टी आजाद समाज पार्टी, आप भी इसमें सक्रिय नेता है, तो आप 2027 की क्या रणनीति है? क्या आपको लगता है 27 करीब पहुंच पाएंगे? 27 जिस तरीके से हमारे नेता 4 जून से सत्ता परिवर्तन सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है, आप उस नेता के क्रांतिकारी होने का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि आज कोई नेता इतनी कड़ी गर्मी में घर से नहीं निकल रहा, और वो नेता सड़कों पे लोगों की जन समस्याओं को सुन रहा है। वो नेता कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो मस्जिदों, मदरसों और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों से बुलडोजर की कार्रवाई बंद होगी, बुलडोजर में ताला लगवा दिया जाएगा। वो नेता कहता है कि हर गरीब को न्याय मिलेगा, हर गरीब को हम घर देंगे। तो ये तो आप देखना 2027 आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का है 2027, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जितना भी विपक्ष है उत्तर प्रदेश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से डरा हुआ है। वो किसी भी कीमत में खड़े होने को तैयार नहीं है। आप बताएं, चंद्रशेखर आजाद के अलावा एक आदमी बता दें आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो सड़कों पे है इस घातक राजनीति की, इस सांप्रदायिक राजनीति की, इस असंवैधानिक राजनीति के खिलाफ, इस अलोकतांत्रिक राजनीति के खिलाफ अगर कोई सड़कों पे है तो आजाद समाज पार्टी का नेता शेरे हिंदुस्तान, लाखों करोड़ों शोषितों, वंचितों, दबे कुचलों की मजबूत आवाज, पिछड़ों की मजबूत आवाज, दलितों की मजबूत आवाज, मुसलमानों की हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें